नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक जंग की आग में इस वक्त जल रहा है। कहीं जंग का ऐलान किया जा रहा है तो कहीं जंग भीषण होती जा रही है। दूसरी तरफ हर मोर्चे की जानकारी क्या है, हर मोर्चे पर आखिरकार क्या कुछ अपडेट आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले उन खबरों के बारे में आपको जान लेना चाहिए जिन पर हमारी विशेष तौर पर नजर रहेगी, जो आपको भी प्रभावित कर रही है। तो शुरुआत करती हूं पहली खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा है। समझौता धुआं धुआं होता हुआ दिख रहा है और ईरान लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमले भी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग शहरों और उनके द्वीपों पर बम बरसा रहा है। हालांकि ईरान भी लगातार अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर बमबारी की जा रही है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिकी सेना भीतर घात का शिकार हो रही है, क्योंकि अगर ऐसे हालात रहे तो अमेरिका कैसे जंग जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान ने जबरदस्त जवाब दिया, जबरदस्त पलटवार किया है और आज भी ईरान की सेना और IRGC अमेरिका के हर हमले का जबरदस्त जवाब दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान बेहद मजबूत है, लेकिन इस बीच ईरान की सरकार और इस्लामिक शासन के बीच टकराव की खबरें भी आई। दावा यह है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। और अब अब्बास अरागची के एक बयान ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वास्तव में ईरान ने अपनी कमियां दूर की हैं या नहीं। इसके बारे में आपको बताऊंगी। तीसरी खबर यूरोप से है। यूरोप को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 साल से वो भी तो जंग की आग में झुलसा हुआ है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार बारूदी बारिश कर रहे हैं, एक दूसरे के अहम कारोबारी ठिकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में खबर है कि रूस ने यूक्रेन के कारोबारी ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। इस दौरान कमर्शियल शिप्स को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी रणनीति को बदल लिया है। आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की सबसे पहली अहम खबर। और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। उसके कमांड सेंटर्स, समुद्री क्षमताओं पर हमला उन्होंने कर दिया है। सेंटकॉम ने यह दावा भी कर दिया है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर अटैक किए गए हैं, सेंटकॉम का यह कहना है। ईरान की अटैक करने की जो क्षमता है, हमने उसे कमजोर किया है और वही हमारा मकसद था, यह सेंटकॉम ने कहा है। उसने कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर्स को भी वो निशाना बना रहा है। समुद्री क्षमताओं पर हमला करके सेंटकॉम कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी पावर को कम किया जा सके, ताकि खाड़ी में उनके जितने भी युद्धपोत तैनात हैं वो अपनी मनमर्जी खाड़ी में कर सके। इसीलिए बार बार उनकी क्षमताओं को कम करने के लिए इस तरीके से हमले किए जाते हैं। दूसरी तरफ लेबनान की बात भी करनी चाहिए, जहां दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की तरफ से मिशन अब भी चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स, अमेरिकी सेना, लेबनानी सेना का संयुक्त प्रयास है कि समझौते को लागू करवाने की कोशिश में सफल हो जाए और समझौते के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है। तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का यह मिशन देखने को मिला, जिसके तहत कार्रवाई तो लगातार की ही जा रही है दक्षिणी लेबनान में इजरायल की तरफ से। लेकिन हाँ, इजरायल लेबनान के बीच में शांति समझौता हुआ, इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच सहमति बन जाए और समझौते के उल्लंघन को रोका जाए। और IDF ये कह भी रहा है कि अगर लेबनान की तरफ से समझौते का उल्लंघन हुआ तो फिर उसे उसकी भरपाई करनी होगी। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर भरपूर हमला करते हुए नजर आ रहा है, पूरी ताकत से उसे रोकने के प्रयास कर रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। IRGC के एरोस्पेस फोर्स ने पलटवार किया। कुवैत में रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया गया। सैटेलाइट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक किए गए। मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले का दावा भी इस दौरान कर दिया गया है। तो यह ईरान की तरफ से हुआ है।
जहां वो अमेरिकी हमलों का न केवल जवाब दे रहा है बल्कि सब कुछ तबाह करते जा रहा है। कुवैत में उन्होंने रडार साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर हमला किया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। सैटेलाइट सिस्टम्स को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और डिफेंस सिस्टम्स पर भी अटैक किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कुवैत में कर सके। वहीं ईरान का कुवैत पर एक और बड़ा अटैक अली अल सलेम बेस पर देखने को मिला, जहां उसने MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे अमेरिकी ड्रोन हैं जिसे नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये कुवैत से जुड़ी हुई 2 खबरें मैं आपको बता रही हूं। कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त कर रहे हैं, उनकी क्षमता को उखाड़ फेंक रहे हैं ताकि कुवैत में जितने भी अमेरिकी एयरबेस है उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम तक वो बख्श नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरान ने अली अल सलेम बेस कुवैत पर बड़ा हमला किया, जिसमें MQ-9 हैंगर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा कई ड्रोन को नुकसान पहुंचाने का दावा भी वो कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरीके से कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में हमले किए हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अमेरिका को पीछे हटना होगा, वरना उसकी तबाही सुनिश्चित है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। कुवैत के आरिफजान बेस पर हमला करके, अटैक करके अमेरिकी हिमारत सिस्टम पर हमले का दावा लगा है। तो ईरान ने अमेरिकी हमलों को एक बार फिर से जवाब देने के लिए कुवैत के आरिफजान बेस पर बड़ा अटैक कर दिया और यह भी कहा कि उसने हिमारत सिस्टम पर हमला किया है और उसे ध्वस्त कर दिया है। अब ऐसे में कुवैत में हमले हो, बहरीन में हमले हो, जॉर्डन में हमले हो, सऊदी अरब में हमले हो, ये हमलों की फ्रीक्वेंसी सिर्फ से बढ़ते ही जा रही है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब एक अलग रूप लेते हुए नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं, इसके साथ ही दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के लिए यह जंग जीतना अब पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए यह जंग जीतना पहले से ज्यादा मुश्किल है? उसके पीछे ठोस वजह है, इस रिपोर्ट में आप देखें। Охуеть. मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलस रहा है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के शहरों और द्वीपों पर बारूदी बारिश कर रही है। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलों, रेलवे नेटवर्क और सड़कें तबाह की जा रही हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का दावा है कि हवाई हमलों में ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और तटीय निगरानी साइट्स के साथ ही समुद्री क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरिक, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार और कोनारक के आसपास जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को कई गुना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में हुए हमलों में मारे गए 2 सैनिकों की पहचान की।
बताया गया कि हमलों में एक तीसरा शख्स लापता हो गया। इसके अलावा सेना ने इराक में एक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे कंट्रोल के साथ नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान एक और सैनिक की मौत की बात मानी। ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में राजधानी तेहरान से तकरीबन 520 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर तबरीज के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। माना जाता है कि तबरीज में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस मौजूद है। दरअसल होर्मुज इस जंग के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। अमेरिका इसे फ्री पैसेज बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान इस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। ईरान को होर्मुज स्ट्रेट के रूप में कमाई का एक स्थायी जरिया मिला। वो जहाजों से टोल टैक्स वसूलना चाहता था। हालांकि बाद में ईरान की ओर से तर्क दिए गए कि वो टोल टैक्स नहीं, बल्कि जहाजों को सर्विसेज, सिक्योरिटी और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फीस वसूलना चाहता है। ईरान होर्मुज पर दावा करता रहा। अमेरिका के साथ समझौते के तहत होर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। उसे होर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि बाद में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अपनी ही शिपिंग लेन बना ली और जहाजों को अपने तय किए गए रास्ते से गुजरने के निर्देश दिए। ईरान ने होर्मुज में आदेश की अनदेखी करने वाले जहाजों पर अटैक किए, तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों ही पक्ष एक बार फिर युद्ध के करीब पहुंच गए। समझौता टूटने की कगार पर पहुंच गए। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में कैंप आरिफजान में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। इस दौरान ओमान के तट के पास एक और तेल टैंकर के हमले की खबर आई, जिससे समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। उधर ईरान की प्रॉक्सी हूती आतंकियों ने समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया। हूती आतंकियों ने चेतावनी दी है कि वो लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर शिपिंग ट्रैफिक प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि वो ईरान के कमर्शियल शिप्स पर हमले करने की क्षमता को कमजोर कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे दूर नजर आ रही है। खबर है कि ईरान के स्लीपर सेल्स अब अमेरिका के सैन्य बेस तक पहुंच चुके हैं। ईरान ने जॉर्डन पर जबरदस्त हमला किया।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण अटैक किए गए, जिनमें 2 सैनिक मारे गए जबकि एक लापता हो गया। इस हमले को लेकर ईरान ने दावा किया कि उसे इस हमले के लिए खुफिया जानकारी जॉर्डन से ही मिली थी। रिपोर्ट में कहा गया कि IRGC का दावा है कि अमेरिकी ठिकाने पर हमला करने में जॉर्डन के जवानों ने तेहरान की मदद की, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका के खिलाफ अरब देशों में नाराजगी पनप रही है। आम लोग अमेरिका से नाराज हैं, फिर चाहे देश के हुक्मरान अमेरिका का साथ देने का फैसला कर चुके हों, क्योंकि अगर ऐसा है तो यकीनन अमेरिका के लिए वक्त बेहद मुश्किल वाला होगा। तेहरान के दावे के मुताबिक जॉर्डन के जवानों ने IRGC को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद ईरान ने ड्रोन से इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। दावा है कि हमलों में अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया। फिलहाल खबर है कि अब अमेरिकी सेना इस संबंध में जांच कर सकती है। इस बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन भले ही अरब में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं और अब अमेरिका के पास पर्याप्त मिसाइल्स ही नहीं बची हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रंप प्रशासन से जुड़े एक अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के पास लंबी जंग के लिए पर्याप्त मिसाइल्स नहीं बची। अधिकारी का कहना है कि अगर ईरान के साथ युद्ध और बढ़ा तो हथियारों की कमी अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में और लड़ाकू विमान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास लंबी लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइल्स नहीं बची हैं। अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मौजूद भंडार के साथ लंबे समय तक अभियान चलाना सुरक्षित नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद व्हाइट हाउस को हथियारों की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है। रिपोर्ट में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के टॉमहॉक, पैट्रियट, थाड, SM-3, SM-6 जैसी कई प्रमुख मिसाइल्स का भारी इस्तेमाल हुआ। मौजूदा उत्पादन क्षमता को देखते हुए इनमें से कई हथियारों का युद्ध पहले वाला भंडार बहाल करने में 2027 से लेकर 2021 तक का समय लग सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग में समझौता धुआं होता दिख रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यही है कि क्या अब मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने की परिस्थिति बन पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपको बताते हूं इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां हूती आतंकियों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। यमन के लोगों का हूतियों के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का समर्थन किया जा रहा है। सऊदी अरब की तरफ से हूतियों पर हमला किया गया। हालांकि सऊदी ने इसे नहीं माना, लेकिन हूतियों की तरफ से यह दावा किया गया। अब हूती आतंकियों के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमन के लोग ये हूतियों के समर्थन में उतरे हैं और सऊदी के खिलाफ शिपिंग ट्रैफिक रोकने का ये लोग समर्थन भी कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा देश हूतियों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सऊदी अरब रुकने वाला नहीं है। हालांकि फिलहाल हमलों की फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम जरूर हुई है, लेकिन सऊदी अरब और हूतियों के बीच में खुला हुआ मोर्चा इतने जल्द बंद नहीं होने वाला है। ये आगे और त्रासदी लेकर के आएगा, इसलिए समर्थन में ये तमाम लोग उतर गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। इन सब के बीच में खबरें आई कि ईरान की सरकार और इस्लामिक नेतृत्व के बीच में टकराव है
और अब अब्बास अरागची ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं? अब उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। पहले ही वार में तेहरान पर भीषण अटैक किए गए। जिनमें पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। हालांकि अमेरिका और इजराइल के लिए यह अब तक की एकमात्र कामयाबी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की मेहनत रंग ला रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जबरदस्त जवाब दिया। उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी में मौजूद देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। साथ ही खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी बमबारी की गई। इजराइल पर तो ईरानी हथियार कहर बनकर टूटे। ईरान ने जल्द ही मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। और उनके नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त जवाब दिया। हालांकि जंग के आगाज के बाद से ही मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से कभी नजर नहीं आए। अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार से भी मुस्तफा खामनेई ने दूरी बनाई रखी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से IRGC ने उन्हें अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके स्वस्थ होने पर सवाल खड़े होने लगे। ईरान ने दावा किया कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका और इजराइल के हमलों में घायल हुए थे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी स्थिति पूरी तरह ठीक है। वो प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि मुस्तफा खामनेई अमेरिका से बातचीत करने वाले वार्ताकारों को भी जरूरी निर्देश दे रहे हैं। अब अब्बास अरागची के एक बयान से मुस्तफा खामनेई के स्वस्थ होने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने माना है कि उन्होंने जंग शुरू होने के बाद से मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि कुछ और लोगों ने मुस्तफा से मुलाकात की होगी। इस बीच जानकारी आई कि ईरान में कट्टरपंथियों और सरकार के बीच तनाव है। ईरान के कट्टरपंथी जहां अमेरिका से समझौते का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान सरकार अमेरिका से बातचीत के पक्ष में है। और यही वजह है कि उनके बीच टकराव की खबरें आई हैं। अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची का विरोध किया। यहां तक जानकारी है कि उनसे बदसलूकी भी की गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान की इस्लामिक सरकार और लोकतांत्रिक सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर भी ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चौंकाने वाला दावा किया। والا اون روزا البته هر ساختمون میرفتی جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به
تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا 2 تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. जंग के पहले से ही दावा किया जा रहा था कि ईरान में अमेरिका के CIA और मोसाद के एजेंट्स मौजूद थे। पिछले साल हुए प्रदर्शनों को उकसाने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के एजेंट्स ने ही अयातुल्ला अली खामनेई के मूवमेंट को ट्रेस किया, उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी जुटाई और आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त हमला किया। जंग के दौरान भी CIA और मोसाद के एजेंट्स की ईरान में मौजूदगी की खबरें आईं। माना गया कि ईरान में विद्रोहियों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के बयान से ये बात काफी कुछ साफ होती जा रही है कि ईरान में अंदरूनी तौर पर टकराव है और संभव है कि इसकी वजह अमेरिका और इजराइल का मजबूत खुफिया तंत्र है। अराक्ची ने खुद माना कि ईरान के तंत्र में जो कमियां पहले मौजूद थी वो आज भी है और उससे भी बड़ी बात कि उनकी जानकारी अमेरिका और इजराइल को है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान सरकार या सुप्रीम नेतृत्व उन कमियों की अब तक पहचान नहीं कर पाया या उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं किया गया, और अगर हालात अभी भी वैसे ही हैं तो अंजाम अलग होगा। इसकी उम्मीद किस आधार पर की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर आपको यूरोप से बताती हूं, जहां रूस और यूक्रेन का भीषण अटैक अब भी चल रहा है। रूसी सेना का सूमी पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। सुपरमार्केट को बड़े नुकसान का दावा भी इस दौरान किया जा रहा है। तो रूसी सेना का सूमी पर ड्रोन अटैक देखने को मिला, सुपरमार्केट को नुकसान हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर में फिर से एक बार भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो सुपरमार्केट बताया जा रहा है जहां पर एक बड़ा अटैक किया गया है और इस पूरे सुपरमार्केट को जला करके खाक कर दिया गया है। रूस ने किया है ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रूसी सेना ने सूमी पर जो ड्रोन अटैक किया उसकी वजह से ये पूरा जल करके खाक हो गया है। तो एक और तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले कोई सुपरमार्केट हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जलती हुई एक बिल्डिंग है जो इस आग के शांत होने के बाद सिर्फ कबाड़ रह जाएगा। हर जगह का हाल यही हो गया इस पूरे युद्ध के दौरान। सुपरमार्केट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, सुपरमार्केट जल करके खाक हो गया है। ये तस्वीरें, ये आग उसी तबाही की बयान की है कि कैसे एक और जगह को, एक और बिजनेस को ठप कर दिया गया है। दोनों का ही एक ही मुद्दा है कि किसी तरीके से आर्थिक तौर पर इन्हें खत्म कर दिया जाए, और हर बार वो इसी तरीके से बड़े सुनियोजित हमले एक दूसरे पर करते हैं। और खबर एक और आपको रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां रूस का यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना के एक बड़े लॉजिस्टिक हब पर अटैक किया गया है। यूक्रेन की गाड़ियों के एक बड़े डिपो पर भी हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना को UAV स्पेयर पार्ट्स की यहां से सप्लाई होती थी, लेकिन इसे पूरी तरीके से जला करके राख कर दिया गया। तस्वीरें सामने आई हैं, फायर फाइटर्स वहां पर हालांकि पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आग बुझाने का प्रयास रेस्क्यू टीम की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा नुकसान निप्रोपेट्रोवस्क में हुआ है, जहां यूक्रेनी सेना के बड़े लॉजिस्टिक हब पर अटैक किया गया है। गाड़ियों का एक बड़ा डिपो था, वहां पर अटैक किया गया, जहां से यूक्रेनी सेना को UAV स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।